स्वागत है बच्चे आपका विनायक एकेडमी में। आज की वीडियो में हम एनसीईआरटी का दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे, क्लास 6 का। कल हमने फर्स्ट पढ़ा था और हमने बात की थी विविधता की, यानी कि डाइवर्सिटी की और असमानता की। आज हम बात करेंगे विविधता यानी कि डाइवर्सिटी और भेदभाव यानी कि डिस्क्रिमिनेशन की, और साथ में हम असमानता की भी बात करेंगे। इन तीनों शब्दों के अलग-अलग अपनी-अपनी परिभाषाएँ हैं। आज के चैप्टर में हम इसको अच्छे से जान जाएँगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हम क्या हैं और हम कैसे हैं? ये कई चीज़ों पर निर्भर करता है। हम कैसे रहते हैं, कौन-सी भाषा बोलते हैं, क्या खाते हैं और क्या पहनते हैं, कौन से खेल खेलते हैं, कौन से उत्सव मनाते हैं। इन सब चीज़ों का असर जो पड़ता है ना, हमारे भूगोल का, हमारे इतिहास का असर पड़ता है। संसार में ना 8 मुख्य धर्म हैं। भारत में उन आठों धर्मों के अनुयायी यानी मानने वाले रहते हैं। यहाँ 1600 से ज़्यादा भाषाएं बोली जाती हैं, जो लोगों की मातृभाषाएं हैं। यहाँ 100 से भी ज़्यादा तरह के नृत्य हैं, यानी कि डांस हैं। यह विविधता हमेशा खुश होने का कारण नहीं बनती। ये बात ध्यान रखिएगा। हमने कल बात की थी कि विविधता एक पॉजिटिव वर्ड है, लेकिन ये हमेशा खुश होने का कारण नहीं बनती। क्यों? हम उन लोगों के साथ सुरक्षित एवं आश्वस्त महसूस नहीं करते जो हमारी तरह नहीं दिखते, और ना ही हमारी तरह बात करते हैं, ना कपड़े पहनते हैं और ना ही सोचते हैं। कभी-कभी जब हम ऐसे लोगों से मिलते हैं जो हमसे बहुत भिन्न होते हैं, तो हमें थोड़ा अजीब फील होता है, हम थोड़ा अपरिचित से लगते हैं। कई बार हम समझ ही नहीं पाते, जान ही नहीं पाते कि वे हमसे अलग क्यों हैं। लोग अपने से अलग दिखने वालों के बारे में खास तरह की राय बना लेते हैं एक, जिसको हम पूर्वाग्रह कहते हैं। पूर्वाग्रह क्या होता है? पूर्वाग्रह का मतलब ये है कि जब हम किसी के बारे में आधी जानकारी रख के या बिल्कुल भी जानकारी नहीं होती और हम अपने मन में ऐसे ही धारणाएं बना लेते हैं। जैसे देखो, ये वाली एक एग्जाम्पल, हम ग्रामीण लोगों के लिए और शहरी लोगों के लिए एक बिना ही जानकारी के अपने अपनी धारणाएं बना रखी हैं। कुछ एक सच भी हो सकते हैं और कुछ एक सच नहीं भी होती है। देखिए, आधे से ज़्यादा भारतीय गाँवों में रहते हैं, ये बात सच है। गाँव के लोग आधुनिक प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन आज के वक़्त में तो आधुनिक हो रहे हैं गाँव। फसल की बुआई और कटाई के समय परिवार के लोग खेतों में 12-14 घंटे काम करते हैं, बिल्कुल करते होंगे। ग्रामीण लोग काम की तलाश में शहरों की ओर ट्रांसफ़र भी करते हैं। शहरी जीवन बड़ा आसान होता है, यहाँ के लोग बिगड़े हुए और आलसी होते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि सभी लोग बिगड़े हुए हैं और सभी आलसी। ये क्या है? ये एक पूर्वाग्रह है। हमने बिना जानकारी के हमने मन में धारणाएँ बना रखी हैं। ठीक है? ये वाली सब। शहरी लोग केवल पैसे की चिंता करते हैं, लोगों की नहीं। शहरों में लोग अपने परिवार के सदस्यों के साथ बहुत कम समय बिताते हैं। हाँ, कुछ हद तक बात ठीक है, न्यूक्लियर फैमिलीज़ होती हैं सिटीज़ में, है ना? और रही बात गाँवों में जॉइंट फैमिलीज़ होती हैं, तो ऐसी बातें कुछ बातें ठीक होती हैं पर सभी नहीं। इनमें से कुछ कथन ग्रामीण लोगों की अज्ञानी की तरह देखते हैं, जबकि शहर में रहने वाले लोगों को आलसी एवं सिर्फ पैसे से सरोकार रखने वालों की तरह देखते हैं। जब हम किसी के बारे में पहले से कोई राय बना लेते हैं ना, ये मैंने बात पहले ही कह दी थी कि पहले से ही हमने राय बना ली है, हमने दिमाग में बिठा लिया है, उसको हम पूर्वाग्रह कहते हैं। और ज़्यादातर यह राय नकारात्मक होती है ना? सकारात्मक नहीं होती है, पॉज़िटिव नहीं होती है, नेगेटिव ही होती है। हमने मन में ऐसी विचारधारा बना ली, ऐसी सोच लिया, जबकि हमें पूरी जानकारी ही नहीं। जैसा कि कथनों में दिया गया है, लोगों को आलसी और कंजूस मानना भी पूर्वाग्रह है। हमने इसमें पहले ही बात कर ली। जब हम सोचने लगते हैं कि किसी काम को करने का कोई एक तरीका ही सबसे अच्छा और सही है, तो हम अक्सर दूसरों की इज़्ज़त नहीं कर पाते, जो उसी काम को दूसरी तरह से करना पसंद करते हैं। ये सब बातें ना पूर्वाग्रह की हो रही हैं। हमने जो पहले ही मन में धारणाएँ बना रखी हैं, उसकी बात हो रही है। उदाहरण के लिए अगर हम सोचें कि अंग्रेजी सबसे अच्छी भाषा है और दूसरी भाषाएँ महत्वपूर्ण नहीं हैं, तो हम अन्य भाषाओं को बहुत नकारात्मक रूप से देखेंगे। परिणाम स्वरूप हम उन लोगों की शायद इज़्ज़त नहीं कर पाएँगे, जो अंग्रेजी के अलावा अन्य भाषाएँ बोलते हैं। हम कई चीज़ों के बारे में पूर्वाग्रही हो सकते हैं। लोगों के धार्मिक विश्वास में, उनकी चमड़ी के रंग के बारे में, जिस क्षेत्र से वे आते हैं,
जिस तरह से वे बोलते हैं, जैसे वे कपड़े पहनते हैं, अक्सर दूसरों के बारे में बनाए गए हमारे पूर्वाग्रह इतने पक्के होते हैं कि हम उनसे दोस्ती नहीं करना चाहते। इस वजह से कई बार हमारा व्यवहार ऐसा होता है कि हम उन्हें दुःख पहुँचा देते हैं। लड़के और लड़की में भेदभाव। इस चीज़ को लेके भी हमने कई पूर्वाग्रह बना रखे हैं। तो पढ़ते हैं इसमें, समाज में लड़के और लड़कियों में कई तरह से भेदभाव किया जाता है। हम सब जानते हैं। हम सब इस भेदभाव से परिचित हैं। बिल्कुल सही बात है। एक लड़का या लड़की होने का अर्थ क्या होता है? आप में से कई लोग कहेंगे, हम लड़के या लड़की की तरह जन्म लेते हैं। यह तो ऐसे ही होता है। इनमें सोचने वाली क्या बात है? आइए, देखें कि क्या सच्चाई यही है। देखिए, यहाँ पे ना कुछ कथन लिखे हुए हैं, कथनों की सूची बना रखी है। वे बहुत ही सुशील है। इसको हम देखना लड़की में लिखेंगे। वे शरारती है, वे रोते नहीं, इसको हम लड़के में लिखेंगे। वे खेल में निपुण है, लड़कों में लिखेंगे। वे भावुक है, वे खाना पकाने में निपुण है, इसको लड़की में लिखेंगे। क्यों? क्योंकि हमने पूर्वाग्रह बना रखे हैं कि ये काम तो सिर्फ़ लड़की करेगी और ये काम वे रोते नहीं हैं। हमने लड़कों के बारे में बना रखा है कि वो रोते ही नहीं हैं। वे शारीरिक रूप से बलिष्ठ हैं, यानी कि लड़के हमने ना यहाँ पे लड़कों में इस कथन को लिखेंगे क्योंकि हमने मान रखा है कि लड़के ही सिर्फ बलिष्ठ होते हैं या मतलब ताकतवर होते हैं और जब बात सुशील की होगी वो वहाँ पे हम लड़की के बारे में बोल देंगे। ये हमारे सारे पूर्वाग्रह हैं, ठीक है? तो ऐसे हमने पूर्वाग्रह बना रखे हैं। अगर हम इस कथन को लेके कि वे रोते नहीं, तो आप देखेंगे कि यह गुण आमतौर पर लड़कों या पुरुषों के साथ जोड़ा जाता है। हमने ऊपर बात की ना, ये बात हमेशा लड़कों के साथ जोड़ी जाती है कि लड़के कभी रोते ही नहीं हैं, है ना? बचपन में जब लड़कों को गिर जाने पर चोट लग जाती है तो माता-पिता और उसका परिवार कहते हैं, ये कहकर चुप कराते हैं कि रो मत, तुम तो लड़के हो, है ना? ये सारी हमारी क्या है, पूर्वाग्रह हमने बना रखी है। यहाँ तक कि अगर किसी लड़के को रोना भी आए तो वह अपने आप को रोक लेता है ना? वो इसलिए रोक लेता है अपने आप को कि समाज मुझे क्या कहेगा कि मैं लड़का होकर रो रहा हूँ। इसलिए जो वो अपनी फीलिंग्स है उसको भी छुपा लेता है। लड़का यह मानता है कि रोना कमज़ोरी की निशानी है इसलिए मैं ना ही रोऊँ, वो उसको छुपाता रहता है। भले ही उसको रोना आता हो। हालाँकि लड़कों और लड़कियों दोनों का कभी-कभी रोने का मन करता है, खासकर जब उन्हें गुस्सा आए या दर्द हो। लेकिन बड़े होने तक लड़के सीख जाते हैं। देखो उसका जो बचपन है उसकी फाउंडेशन ही ऐसी हुई है कि वो बड़े होते तक सीख जाता है कि मुझे नहीं रोना। अगर एक बड़ा लड़का रोए तो उसे लगता है कि दूसरे उसे चिढ़ाएँगे, बिल्कुल। मैंने बात की ना कि लोग उसे चिढ़ाएँगे, समाज क्या कहेगा कि तू लड़का होकर रो रहा है ना? ये हमने जो है जेंडर बायस बना रखे हैं, यानी कि जेंडर के बेस पे हम भेदभाव कर रहे हैं। इसलिए वह दूसरों के सामने रोने से अपने आप को रोक लेता है। कैसे भी करके वो अपने आप को रोक लेता है। ये देखो, वे कोमल स्वभाव की है, वे बहुत ही सुशील है। ये बातें किसके लिए बोली जाएँगी? लड़कियों के लिए, केवल लड़कियों पर लागू किए जाते हैं। लड़कियों में ये गुण जन्म से ही होते हैं या वे ऐसा व्यवहार समाज से सीखती हैं? तो ऐसी बातें सिर्फ़ लड़कियों के लिए, लड़कों को ऐसा नहीं कहा जाता। हम लगातार यह सुनते रहे हैं कि लड़के ऐसे होते हैं और लड़कियाँ ऐसी होती हैं। समाज की इन मान्यताओं को हम बिना सोचे समझे मान लेते हैं। हम विश्वास कर लेते हैं कि हमारा व्यवहार इनके अनुसार ही होना चाहिए। हम सभी लड़कों और लड़कियों को उसी छवि के अनुरूप देखना चाहते हैं। हम ऐसी रूढ़िबद्ध धारणाएँ बना लेते हैं, जिसकी बात हम यहाँ करते हैं। जब हम सभी लोगों को एक ही छवि में बाँध देते हैं या उनके बारे में पक्की धारणा बना लेते हैं, तो उसे रूढ़िबद्ध धारणा कहते हैं, किसी पक्की धारणा को बना लेना। कई बार हम किसी खास देश, धर्म, लिंग के होने के कारण किसी को कंजूस, अपराधी या बेवकूफ़ ठहराते हैं। ऐसा बहुत बार होता है। अगर किसी एक समुदाय में या किसी एक वर्ग में किसी ने कुछ कर दिया तो हम उस सारे वर्ग को ही गलत ठहरा देते हैं। है ना? उस सारे समुदाय को, उस सारे वर्ग को ही हम गलत ठहरा देते हैं क्योंकि हमारी ये रूढ़िबद्ध धारणा है कि वो ऐसा ही होता है, जबकि सभी ऐसे नहीं होते हैं। कुछ एक लोग सभी में हो सकते हैं, पर सारे तो नहीं होते ना। तो ये क्या है हमारी रूढ़िबद्ध धारणा है, उस चीज़ की बात यहाँ पे हो रखी है। ऐसा दरअसल उनके बारे में मन में एक पक्की धारणा बना लेने के कारण होता है, बिल्कुल।
हाँ, कुछ एक लोग ज़रूर होते होंगे, जो अच्छे नहीं होते होंगे। सिर्फ़ इसलिए कि कुछ लोग उस समूह में वैसे हैं, पूरे समूह के बारे में ऐसी राय बनाना वाजिब नहीं है। बिल्कुल, सारे समूह को ऐसा कह देना गलत है। इस प्रकार की धारणाएँ हमें प्रत्येक इंसान को एक अनोखे और अलग व्यक्ति की तरह देखने से रोक देती है। बिल्कुल, हम सभी को एक जैसा ही आँकना शुरू कर देते हैं, है ना? रूढ़िबद्ध धारणाएँ बड़ी संख्या में लोगों को एक ही प्रकार के खाँचे में जड़ देती है। उस खाँचे के बाहर ना तो वो सोचता है, ना कुछ करता है। जैसे माना जाता था कि हवाई जहाज़ उड़ाने का काम लड़कियाँ नहीं कर सकती। इन धारणाओं का असर हम सब पर पड़ता है। कई बार ये धारणाएँ हमें ऐसे काम करने से रोकती हैं, जिनको करने की काबिलियत शायद हम में हो। इस चीज़ का भी असर हम पे पड़ता है। देखो, अब असमानता और भेदभाव की यहाँ पे हम इन दोनों में क्या फ़र्क है, उस पे अब हम चर्चा करते हैं। भेदभाव तब होता है जब लोग पूर्वाग्रह या रूढ़िबद्ध धारणाओं के आधार पर व्यवहार करते हैं। रूढ़िबद्ध धारणा बना ली ना, जो हम पीछे डिस्कस करके आए कि उस समूह के लोग तो सारे ही ऐसे होते हैं। तो वो क्या है रूढ़िबद्ध धारणा, और पूर्वाग्रह क्या है कि हम बिना कोई रिसर्च किए, बिना कुछ जानकारी रखे हम ऐसे ही किसी के प्रति थिंकिंग रख रहे हैं, तो उसको हम पूर्वाग्रह कहेंगे। अगर आप लोगों को नीचा दिखाने के लिए कुछ करते हैं, अगर आप उन्हें कुछ गतिविधियों में भाग लेने से रोकते हैं, किसी खास नौकरी को करने से रोकते हैं, या किसी मोहल्ले में रहने नहीं देते, या कुएँ से हैंडपंप से पानी नहीं भरने देते, दूसरों द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे कप या गिलास में चाय नहीं पीने देते, तो इसका मतलब है आप उनके साथ भेदभाव कर रहे हैं। ये है भेदभाव। यानी कि आप किसी एक रूढ़िबद्ध धारणा में बंद कर या पूर्वाग्रह से आप ये एक्टिविटीज़ नहीं करने दे रहे, तो आप उसके साथ भेदभाव कर रहे हैं। भेदभाव कई कारणों से हो सकता है। आप याद करें कि पिछले पाठ में स्मीर 1 और स्मीर 2 एक दूसरे से बहुत भिन्न थे। उदाहरण के लिए उनका धर्म अलग था। यह विविधता का एक पहलू था। बिल्कुल है, विविधता का पहलू है, पर यह भेदभाव का कारण भी बन सकता है। क्यों? और कब बनेगा वो भेदभाव का कारण? आओ देखते हैं। ऐसा तब होता है जब लोग अपने से भिन्न प्रथाओं और रिवाजों को निम्न कोटि का मानते हैं। अगर वो जो स्मीर थे एक दूसरे को निम्न कोटि का मानते, तो ये क्या बन जाता फिर? भेदभाव का रूप बन जाता, हालाँकि वो नहीं मानते थे। अगर वो मान लेते, किसी को निम्न कोटि का कहते एक दूसरे को, तो वहाँ फिर भेदभाव हो जाता। दोनों स्मीरों में एक और अंतर उनकी आर्थिक पृष्ठभूमि का भी था। दोनों में फ़र्क था ना, एक आर्थिक रूप से कमज़ोर और दूसरा जो अमीर था। स्मीर 2 गरीब विविधता का पहलू नहीं है। यह तो असमानता है ना, वो विविधता नहीं है, असमानता है, यानी कि एक के पास ज़्यादा रिसोर्सेज़ हैं और दूसरे के पास कम रिसोर्सेज़ हैं आर्थिकता के, ठीक है? फाइनेंशियली ये क्या हो गया? ये असमानता हो गई। अगर वो उसे निम्न कोटि का मानता, फिर वहाँ भेदभाव हो जाता। विविधता, चलो मैं तीनों वर्डों को कन्फर्म कर देता हूँ। विविधता क्या थी? स्मीर 1 और स्मीर 2 दोनों अलग-अलग धर्म से थे, ये थी विविधता उनकी। और जो दोनों स्मीर, एक स्मीर अच्छे घर से था और दूसरा गरीब घर से था, तो ये क्या थी? असमानता। अगर एक स्मीर दूसरे स्मीर को निम्न कोटि का कहता, तो वहाँ भेदभाव हो जाता। होप है कि आपको ये तीनों शब्द कन्फर्म हो गए होंगे कि इनका अर्थ क्या है। बहुत लोगों के पास अपने खाने-पीने, कपड़े, घर की मूल ज़रूरतों को पूरा करने के साधन नहीं हैं, पैसे नहीं हैं, तो इसको हम किस में रखेंगे? इस कारण दफ्तरों, अस्पतालों, स्कूलों आदि में उनके साथ भेदभाव किया जाता है। हाँ, उनके साथ भेदभाव भी किया जाता है, तो उसको हम भेदभाव की कैटेगरी में रखेंगे। कुछ लोगों की विविधता और असमानता पर आधारित दोनों ही तरह के भेदभाव का सामना करना पड़ता है। एक तो इस कारण कि वे उस समुदाय के सदस्य हैं जिनकी संस्कृति को मूल्यवान नहीं माना जाता, ऊपर से ये गरीब भी हैं, तो उनके पास ज़रूरतों को पूरा करने के साधन नहीं, तो इस आधार पर भेदभाव भी हो जाता है। ऐसे दोहरे भेदभाव का सामना कई जनजातीय लोगों और धार्मिक समूहों और खास क्षेत्र के लोगों को करना पड़ता है। भारत के एक महान नेता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जाति व्यवस्था पर आधारित भेदभाव के अपने अनुभवों के बारे में लिखा है। यह अनुभव उनको 1901 में हुआ था, जब वे केवल 9 साल के थे। वे महाराष्ट्र के कोरे गांव में अपने भाइयों के साथ पिता से मिलने गए थे। बड़ी देर हमने इंतजार किया, पर कोई नहीं आया। 1 घंटा बीत गया तो स्टेशन मास्टर पूछने आ गए। उन्होंने हमसे हमारे टिकट मांगे, जो हमने दिखा दिए। उन्होंने पूछा कि हम वहाँ क्यों रुके हुए थे।
हमने बताया कि हमें कोरेगांव जाना था और हम पिताजी या उनके नौकर के आने का इंतज़ार कर रहे थे। लेकिन दोनों में से कोई भी नहीं पहुँच पाया था और हमें पता नहीं था कि कोरेगांव कैसे पहुँचते हैं। हमने बहुत अच्छे कपड़े पहन रखे थे, हमारे कपड़ों और बोली से कोई भी ये अंदाज़ा नहीं लगा सकता था कि हम अछूतों के बच्चे हैं। निश्चय ही स्टेशन मास्टर को यह लगा कि हम ब्राह्मण बच्चे हैं और वे हमारी मुश्किल को देखकर बड़े परेशान हुए, जैसा कि हिंदुओं में होता ही है। स्टेशन मास्टर ने हमसे पूछा कि हम कौन हैं। बिना एक पल भी सोचे मेरे मुंह से निकल गया कि हम महार हैं। बम्बई प्रांत में महार समुदाय को अछूत माना जाता था। उनको एकदम से धक्का लगा। वे भौचक्के रह गए। उनके चेहरे पर अचानक परिवर्तन हुआ। हमने देख लिया कि एक अजीब सी घृणा की भावना उन पर हावी हो गई थी। उन्होंने जैसे ही मेरा जवाब सुना, वे अपने कमरे में वापस चले गए और हम वहीं के वहीं खड़े रह गए। 15-20 मिनट बीत गए। सूरज बिल्कुल छिप सा गया था। पिताजी आए नहीं थे और न ही उनका नौकर। और अब स्टेशन मास्टर भी हमें छोड़कर चले गए थे। हम काफी घबराए हुए थे। यात्रा के शुरू में जो खुशी और उत्साह की भावना थी, उसकी जगह अब अत्यधिक उदासी ने ले ली थी। आधे घंटे के बाद स्टेशन मास्टर लौटकर आए तो पूछा कि हम क्या करने की सोच रहे हैं। हमने कहा कि अगर हमें किराए पर एक बैलगाड़ी मिल जाती तो हम कोरेगांव जा सकते थे। अगर कोरेगांव ज़्यादा दूर नहीं हो तो हम फौरन निकलना चाहते थे। वहाँ किराए पर कई बैलगाड़ियाँ चल रही थी, लेकिन मैंने स्टेशन मास्टर को जो जवाब दिया था कि हम महार हैं, उसका पता सबको चल गया था। कोई भी गाड़ीवान अछूत वर्ग की सवारी को ले जाकर अपने आप को गंदा और नीचा नहीं बनाना चाहता था। हम 2 गुना किराया देने को तैयार थे, पर हमें एहसास हुआ कि बात पैसे से नहीं बन सकती थी। स्टेशन मास्टर जो हमारे लिए गाड़ी वालों से मोल-तोल कर रहे थे, चुपचाप खड़े हो गए। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। तो ये छोटी-सी कहानी है। कल्पना करके देखिए कि ये कितना मुश्किल होगा अगर लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने न दिया जाए। ये कितना अपमानजनक और दुखदाई होगा। अगर लोग आपसे दूर-दूर रहें, आपको छूने से मना करें और आपको पानी न पीने दें। सोचिए कैसा आपको महसूस होगा। समानता के लिए संघर्ष। ब्रिटिश शासन से आज़ादी पाने के लिए जो संघर्ष किया गया था, उसमें समानता के व्यवहार के लिए किया गया संघर्ष भी शामिल था। दलितों, औरतों, जनजाति लोगों, किसानों ने अपने जीवन में जिस गैर बराबरी का अनुभव किया था, उसके खिलाफ उन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी थी। दलितों ने भी, औरतों ने भी और जनजातीय लोगों ने भी और किसानों ने भी मिलकर इन चीज़ों के खिलाफ अपनी लड़ाई लड़ी थी। जैसा कि पहले भी बात हुई, बहुत सारे दलितों ने संगठित होकर मंदिर में प्रवेश पाने के लिए संघर्ष किया था। महिलाओं ने मांग की थी कि जैसे पुरुषों के पास शिक्षा का अधिकार है, वैसे उन्हें भी अधिकार मिले। किसानों और दलितों ने अपने आप को जमींदारों और उनकी ऊंची ब्याज की दर से छुटकारा दिलाने के लिए संघर्ष किया था। 1947 में भारत जब आज़ाद हुआ और एक राष्ट्र बना, तो हमारे नेताओं ने समाज में व्याप्त कई तरह की असमानताओं पर विचार किया था। संविधान को लिखने वाले लोग भी इस बात से अवगत थे कि हमारे समाज में कैसे भेदभाव किया जाता है और लोगों ने उनके खिलाफ किस तरह संघर्ष किया है। कई नेता इन लड़ाइयों के हिस्सा थे, जैसे डॉक्टर अंबेडकर जी। इसलिए नेताओं ने संविधान में ऐसी दृष्टि और लक्ष्य रखा जिससे भारत में सभी लोगों को बराबर माना जाए। समानता को एक अहम मूल्य की तरह माना गया, जो हम सभी को एक भारतीय के रूप में जोड़ती है। प्रत्येक व्यक्ति को समान अधिकार और समान अवसर प्राप्त है। अनटचेबिलिटी यानी छुआछूत को अपराध की तरह देखा जाता है और इसे कानूनी रूप से खत्म कर दिया गया है। लोग अपनी पसंद का काम चुनने के लिए बिल्कुल आज़ाद हैं। नौकरियां सभी लोगों के लिए खुली हैं। इन सब के अलावा संविधान ने सरकार पर यह विशेष जिम्मेदारी डाली है कि वह गरीबों और मुख्यधारा से अलग पड़ गए समुदायों को इस समानता के अधिकार के फायदे दिलवाने के लिए विशेष कदम उठाएं। संविधान के लेखकों ने यह भी कहा कि विविधता की इज्जत करना, उसे मूल्यवान मानना समानता सुनिश्चित करने में बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है। उन्होंने यह महसूस किया कि लोगों को अपने धर्म की पालना करने, अपनी भाषा बोलने, अपने त्योहार मनाने, अपने आप को खुले रूप से अभिव्यक्त करने की आज़ादी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कोई एक भाषा, धर्म, त्योहार सबके लिए अनिवार्य नहीं बनना चाहिए। उन्होंने जोर दिया कि सरकार सभी धर्मों को बराबर मानेगी, इसलिए भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, जहाँ लोग बिना भेदभाव के अपने धर्म का पालन करते हैं। एक धर्मनिरपेक्ष देश वो होता है जहाँ सभी धर्मों की इज्जत की जाती है, किसी से कोई भेदभाव नहीं किया जाता,
धर्म के तौर पर। इसे हमारी एकता के महत्वपूर्ण कारक के रूप में देखा जाता है कि हम इकट्ठे रहते हैं और एक दूसरे की इज्जत करते हैं। हालांकि हमारे संविधान में इन विचारों पर जोर दिया गया है, पर यह पाठ इसी बात को उठाता है कि असमानता आज भी मौजूद है। समानता वह मूल्य है जिसके लिए हमें निरंतर संघर्ष करते रहना होगा। भारतीयों के लिए समानता का मूल्य वास्तविक जीवन का हिस्सा बने, सच्चाई बने, इसके लिए लोगों के लिए संघर्ष, उनके आंदोलन और सरकार द्वारा उठाए जाने वाले कदम बहुत ज़रूरी हैं। आशा है बच्चों आपको आज का चैप्टर अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा। आपको विविधता, असमानता और भेदभाव में अंतर भी समझ आया होगा। तो मिलते हैं अगले लेसन में, अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही। बहुत-बहुत धन्यवाद।